नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अगेडा चैनल पर। HPS असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PGT की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसको आगे बढ़ाते हुए करते हैं आज सेल साइकिल रेगुलेशन विस्तार से। टॉपिक नंबर हमारा ये 5वां है, क्लास नंबर 5वीं है। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस आ रही हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है कहीं, मतलब कभी वो सिस्टम नहीं है कि आपको बीच में छोड़ दिया और ऐसे ही होगा। ना ना ना, बिल्कुल आपको डिटेल में जो सिलेबस प्रोवाइडेड है आपका, वहीं से आपको पूरी की पूरी कवर करवाई जा रही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ओवरव्यू क्या है, सेल साइकिल हमने पढ़ा, DNA अपने रेप्लिकेट करेगा, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया है ना। ओके, अब क्या है, इंटरफेस हमने डिटेल में पढ़ी, माइटोटिक फेज पढ़ी, साइटोकाइनेसिस हमने डिटेल में पढ़ी। दो तरीके से हुई, सेल प्लेट एंड सेल फूरो। सेल प्लेट किस में थी, प्लांट में थी। सेल फूरो किस में थी, एनिमल में थी। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। ये देखो, G1 गैप 1 फर्स्ट गैप फेज, फिर S फेज सिंथेटिक फेज आई, उसके बाद G2 आई यानी सेकंड गैप फेज, और फिर आई M फेज माइटोटिक फेज। ठीक है, द यूकेरियोटिक सेल साइकिल इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड into 4 sequential G1S, G2 and M. G1S and G2 together आर कॉल्ड इंटरफेज। देखिए, इंटरफेज किसको बोला जाता है, इन तीनों को मिला के, G2 को मिला के, G1 को मिला के और S को मिला के बस बोला जाता है। दैट माइट ऑक्यूपाई 23 आवर, 24 घंटे की क्या होती है, साइकिल होती है, जिनमें से इंटरफेज कितने की होती है, 23 आवर्स की होती है। ठीक है, लगभग 23 घंटे की कौन सी होती है, आपकी इंटरफेज होती है। ठीक है, और 1 घंटे के आसपास की आपकी क्या होती है, एम फेज होती है। ठीक है, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर के आसपास की ये होती है। ठीक है, ये इनका होगा टाइम पीरियड, कितने की कितनी होती है। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट। और हमने देखा था माइटोसिस में। ठीक है, इंटरफेज चली थी, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, DNA क्या कर गया था, रेप्लिकेट। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। माइटोसिस का ये ओवरव्यू था। इंटरफेज ऐसी दिखती है, फिर प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आपको डिटेल में करवा दिया। साइटोकाइनेसिस, दो अलग अलग सेल बन गई। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वुमेन सेल। वुमेन सेल, एपिडर्मल सेल, बोन मैरो सेल, बोन स्टेम सेल एंड जर्म सेल। जीनोट सेल, हेपेटोसाइट, रेनल सेल, टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल हमारी होती है कार्डियोमाइसाइट्स। ठीक है, जो कार्डियो सिस्टम होता है हमारे उससे जुड़ी होती है। नर्व सेल जो है वो क्या होती है, हमारी टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल होती है। ठीक है, अब देखिए सेल साइकिल रेगुलेटर, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले कौन कौन से कारक है या कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेल साइकिल रेगुलेट करता है, हम साइक्लिन को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यानी CDK। ठीक है, क्या आते हैं, CDK। सबसे पहले क्या है, साइक्लिन। साइक्लिन के फिर के बाद आते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, उसके बाद आते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ CDK। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होगा CDK का, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर आते हैं। ठीक है, CDKI, CDKI। तो इन चारों को हमको डिटेल में पढ़ना है, कौन क्या काम करता है। ठीक है, तो साइक्लिन के बारे में हम देख लेते हैं। ये रहा, साइक्लिन आर नेम्ड सच बिकॉज दे अंडरगो अ कांस्टेंट साइकिल ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। साइक्लिन नाम क्यों दिया है, क्योंकि इनका क्या होता है, कांस्टेंट सिंथेसिस यानी पहले ये बनते हैं फिर क्या होते हैं, डिग्रेड होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट ये प्रोसेस इनकी चलती है। वन साइक्लिन सिंथेसिस दे एक्ट एज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जब ये बनते हैं तो ये किस तरह एक्ट करते हैं, एक्टिवेटिंग प्रोटीन की तरह ये एक्ट करते हैं। एंड बाइंड टू CDK फॉर्मिंग ए साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे ये बनेंगे कौन से, साइक्लिन, तो ये किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, साइक्लिन बना आपका CDK के साथ बाइंड हो गया। ठीक है, फॉर्मिंग है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स देन एक्ट एज ए सिग्नल टू द सेल। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है किस तरह काम करता है, एक सिग्नल की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और पास टू द नेक्स्ट सेल साइकिल फेज, और दूसरी साइकिल फेज में चला जाता है। ठीक है, इनकी दो क्लासेज होती है, माइटोटिक साइक्लिन एंड G1 साइक्लिन। ठीक है, अब इस डायग्रामेटिक फॉर्म से देख लेते हैं। ये देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपको याद रखना है G1 S फेज, G2 और M, ये तो ऐसे होती है। तो DEAB, DEAB आपको ये सीक्वेंस याद करनी है, डियाब। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा G1 जो स्टेज है उसमें कौन सा साइक्लिन काम करता है। ठीक है,
तो आपको क्या बताना, G1 में करता है जी साइक्लिन DEAB, ये सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो G1 में करता है डी साइक्लिन, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा, कौन सा पूछ लेगा, ये DEAB है। G1 होगी, G1 के बाद आती है एस फेज में कौन सा साइक्लिन काम करता है जी, एस में साइक्लिन ई काम करता है जी, ठीक है। एस फेज में ए भी थोड़ा मोटा काम करता है जी, ठीक है। एस फेज में साइक्लिन बी भी थोड़ा मोटा काम करता है जी। उसके बाद DEA, प्रॉपर ए कौन से में करता है, ए ही पूछ ले तो G2 फेज में, और साइक्लिन बी किस में काम करता है, एम फेज यानी माइटोसिस में। तो ये इनकी होगी क्या, कंसंट्रेशन प्लस में काम किस में करते हैं। तो आपको क्या याद रखना, क्वेश्चन यहीं से पूछेगी SPSC कि DEAB, ये सीक्वेंस याद करनी है, G1 S G2 एंड M, ये इनकी काम करने की फेज होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK। CDK रिलेटिवली स्मॉल सीरिन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेजेज विद मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 34 to 40 किलो डाल्टन, इनका क्या होता है, वेट होता है, ठीक है, किलो डाल्टन यूनिट है। नंबर 2 बात, ये सीरिन थ्रियोनिन प्रोटीन है, क्या है ये, सीरिन थ्रियोनिन प्रोटीन, ठीक है। आपसे पूछ लेगा क्या नेचर इनका, सीरिन थ्रियोनिन प्रोटीन, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। बाय डेफिनेशन CDK बाइंड रेगुलेटरी प्रोटीन कॉल्ड साइक्लिन फॉर देयर एक्टिवेशन। पीछे हम पढ़ के आए हैं, साइक्लिन किस के साथ बाइंड होगा, CDK के साथ, ठीक है। बाइंड रेगुलेटरी प्रोटीन कॉल्ड साइक्लिन फॉर देयर एक्टिवेशन, विदाउट साइक्लिन CDK लिटिल कनेक्टिविटी। देखो साइक्लिन के CDK के पास क्या है, एक्टिविटी तो होती है, ठीक है, लेकिन कम होती है। अब CDK आ जाए, साइक्लिन आ जाए तो फिर और भी ज़्यादा CDK की एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ दिस काइनेजेस ट्रिगर द ट्रांजिशन ऑफ द सेल साइकिल टू सब्सिक्वेंट स्टेज। जैसे ये एक्टिवेट होंगे या डीएक्टिवेट होंगे तो सेल क्या करेगी, अब नेक्स्ट स्टेज में जा सकती है और पिछली स्टेज में आ सकती है, अपना काम स्टार्ट कर देगी करना। देखिए जैसे ये देखिए साइक्लिन बॉक्स है, ये साइक्लिन है, ये साइक्लिन का डायग्राम है। साइक्लिन में क्या, साइक्लिन बॉक्स है, CDK और साइक्लिन आपस में जुड़ेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर ये प्लस का निशान लगा दिया, ये जुड़ेंगे यहाँ पे। तो साइक्लिन पे क्या होता है, साइक्लिन बॉक्स, और CDK पे क्या होता है, स्टायर होता है एक, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। साइक्लिन क्या है, रेगुलेटरी यूनिट है, और CDK क्या, कैटालिटिक यूनिट है। तो दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गई है, ठीक है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। लिस्ट ऑफ CDK विद रेगुलेशन प्रोटीन और साइक्लिन। अब देखिए ये लिस्ट है, यहाँ से क्या होगा, ये देखिए CDK1 किसके साथ जुड़ेगा, साइक्लिन आपका A एंड B, ये साइक्लिन है CDK। उसके बाद आएगा CDK2, वो किसके साथ जुड़ेगा, A एंड E। CDK3 साइक्लिन C के साथ, CDK4 साइक्लिन D1 D2 D3, CDK5R1 5R2, साइक्लिन CDK6 D1 D2 D3, साइक्लिन CDK7 साइक्लिन H के साथ, CDK8 साइक्लिन C के साथ, CDK9 T2A T2B के साथ, या साइक्लिन T1 के साथ, ठीक है। तो ये ऐसे इनके काउंटर पार्ट है और जुड़ने वाले लिस्ट है। साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, ये देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपकी वही है G1 फेज S G2 M, आपको यही फेज याद रखनी है। अब कौन कौन सा साइक्लिन होता है, ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं, DEAB, यही सीक्वेंस थी ना, ठीक है। क्या सीक्वेंस थी, पहले तो फेज देख लो, G1 S G2, इनका याद बता रहा हूँ आपको, याद रखने का तरीका। सीक्वेंस क्या थी, DEAB, मोटा मोटी यही सीक्वेंस थी। G2 में A, अच्छा G1 में क्या है, D भी काम करता है और E भी, दोनों ही काम करते हैं। यहाँ E भी लिख देता हूँ मैं, और यहाँ S फेज में क्या काम करता है, A भी कर देता है और A भी, मेन तो E करता है A भी। अच्छा G0 में कौन काम करेगा, C। ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी क्वेश्चन स्टेज होती है उसमें ये काम करता है, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब यहाँ CDK कौन कौन से काम करेंगे, पहले वाले पे करेगा, देखो आपको याद रखना है 2, यहाँ लिखना है 2 के मल्टीपल लिखने हैं, 2 3 तक, मल्टीपल क्या होगा, 2 का 4 और फिर 6। उसके बाद लिखना है आपको 2 सिंपल, ठीक है, और उसके बाद लिखना है 1 और 2, और उसके बाद लिखना है 1। इतना आपको कॉपी में डायग्राम बनाना है, यहाँ से आपका सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सेल साइकिल की फेज क्या थी, G1 S G2 M।
साइक्लिन कौन से थे, DEAB, ठीक है। G1 में एक एक्स्ट्रा करता है इससे आगे वाला तो E लिख लो इसके नीचे, S में इससे आगे वाला करता है तो E प्लस A लिख लो यहाँ, और इनमें एक ही करता है A और B। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, G1 के नीचे 2 4 6 2 के मल्टीपल, फिर 2 फिर 1 और फिर 1 और 1 और 2 और फिर 1, ठीक है, इतना आप लिखोगे। अच्छा, G0 में साइक्लिन C काम करता है और यहाँ क्या काम करता है, 3, CD के 3। तो ये आपकी लिस्ट होगी, यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप करेगा जो HPSC है, ठीक है। कहाँ से करेगा, यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप करेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ये आपकी याद होनी चाहिए, यहीं से आपका क्या होगा, क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका फॉस्फोराइलेशन ऑफ CDK, ठीक है। फुल काइनेज एक्टिविटी रिक्वायर एन एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन ऑन थेरिन एडजेसेंट टू द एक्टिव साइट। अब CDK को पूरी तरह एक्टिवेट करना है तो उसका क्या करवाना पड़ेगा, आपको फॉस्फोराइलेशन करवाना पड़ेगा। अब मैंने पीछे भी हमने पढ़ा CDK क्या है, ये देखिए CDK क्या है, थेरियोनिन और सेरिन है, ठीक है, काइनेज है। अब CD का फॉस्फोराइलेशन का होगा, थेरियोनिन यूनिट पे होगा, यहाँ फॉस्फेट आके ऐड होगा, जैसे ही थेरियोनिन पे फॉस्फेट आके ऐड होगा वो क्या कर देगा, इसका फुली फॉस्फोराइलेशन कर देगा, ठीक है। फुल काइनेज एक्टिविटी रिक्वायर एन एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन ऑन थेरियोनिन एडजेसेंट टू द एक्टिव साइट। द आइडेंटिटी ऑफ द CDK एक्टिवेटिंग काइनेज दैट परफॉर्म दिस CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, यानी जो ये काम करता है ये कौन करता है, SAC, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज जिसे हम बोलते हैं वो करता है, ठीक है। CDK inhibitory phosphorylation is vital for regulation of the cell cycle. One of the kinases that plays the tyrosine phosphate is V1, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट काइनेज यहाँ पे कौन सा है, V1, ठीक है। A kinase conserved in all eukaryotes. Phosphatases from the CD25 family phosphorylate both the threonine and tyrosine. V1 क्या करता है, किसका फॉस्फोराइलेशन करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉस्फोराइलेशन V1 किसका करता है, तो ये करता है आपका टायरोसिन का, ठीक है। अच्छा, आपके पास इसके अलावा एक है फॉस्फेटेज, क्या है, फॉस्फेटेज। ये फॉस्फोराइलेशन किसका करेगा, ये करेगा आपका 2 का, ठीक है। ये किससे आता है, CDC25 फैमिली से आता है, आपसे ये भी याद रखना है, CDC25 फैमिली से ये बिलोंग करता है। अब ये किसका करेगा आपका, ये डीफॉस्फोराइलेट करेगा किसको, यानी फॉस्फेट को हटा देगा, फॉस्फेटेज, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डीफॉस्फोराइलेट कौन करेगा, फॉस्फोराइलेट तो करेगा V1, डीफॉस्फोराइलेट करेगा फॉस्फेटेजेस किस किस को करेगा, थेरियोनिन को और टायरोसिन को। और ये किसका कौन करेगा, फॉस्फेटेज करेगा, और फॉस्फेटेज किसका मेंबर है, CDC25 जो फैमिली है उसका मेंबर है, ठीक है। ये देखिए डायग्रामेटिक जो फॉर्म है उसको भी हम समझ लेते हैं। ये देखिए CDK1 है, M साइक्लिन है, इनएक्टिव MCDK है। अब इसको एक्टिव करने के लिए क्या आएगा, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज SAC आएगा, ठीक है। अब ये क्या, CDK इनहिबिटरी काइनेज है, ठीक है। V1 क्या है, CDK इनहिबिटरी काइनेज, इनएक्टिव MCDK है, एक्टिवेटिंग फॉस्फेट है, यहाँ पर इनहिबिटरी फॉस्फेट दोनों है, ठीक है। इनएक्टिव फॉस्फेटेज CDC25 अब एक्टिवेट हो जाएगा, और साइक्लिन जो एक्टिव MCDK है क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर। अब जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है उसके जो इनहिबिटर हैं उनका क्या फंक्शन है, इनहिबिटर ऑफ काइनेज 4, ठीक है, INK4 फैमिली। INK4 का मतलब क्या होता है, इनहिबिटर ऑफ काइनेज 4, IN का मतलब इनहिबिटर, K4 काइनेज एंड 4 मतलब फैमिली। मेंबर कौन से आगे इसमें, P16I इनका 4, ठीक है। मेनली इनहिबिट, ये किसको इनहिबिट करते हैं, INK4 वाले CDK4 और 6 को, ठीक है, इनको इनहिबिट करते हैं। CDK इनहिबिटरी प्रोटीन सिप या काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन किप, सिप या किप। सिप क्या हो गए, CDK इनहिबिटरी प्रोटीन और K4 काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक है। मेंबर हो गए इनके ये, और ये किसको इनहिबिट करते हैं, आपको याद रखना बस, ये इनहिबिट की जरूरत है CDK2 को, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है RB/E2F ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन प्रोटीन फैमिली, ये किसको करते हैं, ये भी CDK2 को इनहिबिट करते हैं। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि इनहिबिट कौन किसको करता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, HPSC यहीं से पूछ लेगी,
ठीक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका डायग्राम है। इंक आयन के 4 फैमिली है, P16, P18, P19, P15। ये इनिबिट करेंगे किसको, साइक्लिन डी को। ठीक है, CD के 4 6 है, इसके साथ अटैच है RB E2F, RB फॉस्फोराइलेशन E2 एक्टिवेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ CD के 2 साइक्लिन AE, साइक्लिन सिप की फैमिली साइक्लिन AE CD को इनिबिट करेगी, ट्रांजिशन टू एस फेज में इसको भेज देगी। ठीक है, आ जाओ। अब जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनिबिटर है CDI एंड CKI। ठीक है, ये देखिए बोथ P15 एंड P16 आर मेंबर ऑफ इन 4 फैमिली आयन के इनिबिटर ऑफ काइनेज 4 फैमिली विच कंट्रोल द मिड जीवन फेज। अब ये किसको करते हैं, जीवन फेज मिड को करते हैं, जो बीच में जीवन फेज चल रही है उसको, बाय बाइंडिंग टू CD के 4। और ये किस पे बाइंड होंगे, P15 एंड P16। ठीक है, इंक 4 के मेंबर है ये IN के 4। अब ये करेंगे किसको, CD के 4 और 6 को ये क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे, लीडिंग टू डिक्रीज फॉस्फोराइलेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन। जैसे इनको इमिट करेंगे तो जो फॉस्फोराइलेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और एक्सप्रेशन ऑफ P16 अरेस्ट द सेल साइकिल बाय इनिबिटिंग द। अगर ये ज़्यादा एक्सप्रेस हो गए तो ये क्या कर देगा, सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा। ठीक है, इनिबिटिंग द साइक्लिन CD के 4 और साइक्लिन D। ठीक है, समझ में आ गया। जीवन के अर्ली में। ठीक है, ये तो होगा IN के 4 फैमिली कैसे काम करते हैं। डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है। ये 15 है, ये P16 है, दोनों इन्वर्ट करते हैं साइक्लिन D4 को। ये आगे जाके इन्वर्ट करता है PRB को। ऐसे ये ARF है, MDM2 को इन्वर्ट करता है, MDM आगे जाके P53 को क्या करता है, इन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका सिप की फैमिली। CDK are also regulated by CDK inhibitor P27 and P21 and P57 which bind and to inhibit both the G1 CDK4 and CDK6. P57 does this by physically blocking the cyclin CDK complex interaction with its target। ठीक है, सिप की फैमिली P17, 27, P27 ऐसे काम करता है। उसके बाद है आपका RBE2F फैमिली, अनदर इनिबिटर कॉल्ड RB प्रिवेंट एंट्री टू एस फेज। ठीक है, ये भी एक क्या है, इनिबिटर है RB। ठीक है, ये क्या करता है, ये देखिए ये करता है RB को प्रिवेंट करता है एंट्री इनटू द एस फेज, कि वो एस फेज में एंटर ना करे, बाय बाइंडिंग टू ETF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। E2F ट्रांजेक्शन फैक्टर है, उस पर ये बाइंड हो जाएगा और एस फेज में नहीं जाने देगा। E2F आर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर व्हेन दे एक्ट अलोन बट रिप्रेसिव व्हेन बाउंड टू RB। जो E2F है अकेले होते हैं तब तो क्या है, एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, जैसे ही वो बाउंड हो जाते हैं RB के साथ तब वो रिप्रेसर काम करते हैं। ठीक है, द मिड जीवन साइक्लिन CD कॉम्प्लेक्स पार्शियली फॉस्फोराइलेट RB को पास ब्लड करता है, रेड्यूस इट्स बाइंडिंग एफिनिटी टू E2F। जो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी है उसको घटाता है E2F से। इन लेट जीवन कॉम्प्लेक्स ऑफ CD के 2 एंड साइक्लिन E कंप्लीटली फॉस्फोराइलेट हो जाता है एंड प्रिवेंटिंग इट्स बाइंडिंग टू E2F। अब ये E2F के साथ बाइंड होगा, E2F कैन देन एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। अब E2F क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है। ठीक है, और जीन को बनाएगा जो कि एस फेज के लिए जरूरत है। सीधी सी एक बात है, RB ठीक है क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, एस फेज में जाने से रोकेगा। E2F क्या करेगा, अकेला एस फेज में लेके चला जाएगा साइक्लिन E को और DEA साइक्लिन 2 को। ठीक है, अब ये RB जब इसके साथ बाइंड होगा तो इनहिबिटर का काम करेगा, इसको आगे नहीं जाने देगा। यही इसकी कहानी है, ऐसे इनकी वर्किंग है। वेरी वेरी इजी, मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, फिर भी एक डायग्रामेटिक फॉर्म में एक बार फिर से देख लेते हैं। सेल साइकिल प्रोजेक्शन GCS। अब जीवन में सेल है, RB अगर E2 के साथ बाइंड होगा तो इनहिबिटर का काम करेगा। ये तो इसको CDK4 एंड साइक्लिन D CDK 2 साइक्लिन E को क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा, तोड़ देगा। साइक्लिन E साइक्लिन A CDK1 TK CDC6 ORC1। ठीक है, एस फेज में CDK 2 साइक्लिन A CDK1 साइक्लिन B फिर आगे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ये काम करता है। उसके बाद आता है चेक पॉइंट मैकेनिज्म, कि कहाँ कहाँ पर चौकी बनाई हुई है। ठीक है, तो चेक पॉइंट जो मैकेनिज्म है इन दी सेल साइकिल। ठीक है, तो 3 चेक पॉइंट होते हैं। एक तो होगा G1 S चेक पॉइंट, एक होगा SG2 और एक होगा G2M।
ये 3 चेक पॉइंट है मेनली। डैमेज, डीएनए डैमेज चेक करना है तो वो कहाँ चेक करेगा, G1S में। डीएनए रेप्लिकेशन चेक पॉइंट है भाई, रेप्लिकेट डीएनए अच्छे से हुआ या नहीं हुआ है उसको चेक करना है, वो कहाँ होगा, S/G2 फेज में। और स्पिंडल असेंबली अच्छे से हुई है या नहीं हुई है उसको चेक करना है तो वो कहाँ होगा, G2M फेज में। ठीक है, इम्प्रॉपर स्पिंडल फॉर्मेशन अगर है तो वो अरेस्ट हो जाएगा M फेज में। डीएनए डैमेज है तो वो G1 में हो जाएगा, S में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर अनरेप्लिकेटेड डीएनए है, रेप्लिकेशन नहीं हुआ तो वो S फेज में अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने बता दिया है। डायग्राम इसलिए रखेगी ताकि आपको माइंड को कैप्चर करने में आसानी हो। ठीक है, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इफ द डीएनए इज फाउंड टू बी डैमेज, अगर डीएनए डैमेज मिलता है तो ATM/R फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेट द P53 प्रोटीन belonging the G1 S and G2 phases. One goal of P53 protein to activate the gene of the P20 protein, a type of CKI, to create a large amount of protein to inhibit the action of cyclin CD. As a result, cell cannot move into the next step until the DNA is repaired. अगर देखिए डीएनए क्या है, डैमेज्ड है। ठीक है, तो एक P53 प्रोटीन होता है। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और एटीएम जो है वो क्या कर देगा, इसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा। ठीक है, P53 प्रोटीन का। और ये एक तरह से प्रोटीन, फिर P53 प्रोटीन किसको एक्टिवेट कर देगा, P21 जीन को। और P20 जीन क्या है, CD के साइक्लिन के क्या है, इनहिबिटर है, अरेस्ट कर देंगे भाई। समझ में आ गया, डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा देता हूँ दोबारा से। देखिए डीएनए डैमेज है, एक्सरे से जैसे डीएनए डैमेज हुआ एक्टिवेशन हो जाएगा प्रोटीन काइनेज का, P53 का क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, प्रोटीन काइनेज क्या होगा, एक्टिवेट P53 फॉस्फोराइलेशन। अब जैसे ही P53 क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, MDM2 है यहाँ, P53 डिग्रेडेशन हो जाएगा P53 का। स्टेबल एक्टिवेटेड P53 बाइंड टू, अब P53 क्या करेगा, P21 जीन के साथ बाइंड हो जाएगा। P21 जीन क्या कर देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। P20 किस तरह एक्ट करता है, CKI। ठीक है, CD के इनहिबिटर की तरह। CD के क्या होगा, एक्टिवेटेड, CD के फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद P20। अब ये इनएक्टिवेट हो गया, अब काम नहीं करेगा। ठीक है, डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने ये क्या कर दिया है, समझा दिया है आपको। ये तो था डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। इसके बाद आता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन चेक पॉइंट। दिस चेक पॉइंट अलाउ द सेल साइकिल टू ट्रांजिशन टू न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर डीएनए हैज बीन एडिक्वली रेप्लिकेटेड। अगर डीएनए रेप्लिकेट अच्छे से हो गया तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। अगर यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ तो ये चेक पॉइंट क्या करेगा, चौकी आइडेंटिफाई करेगी क्या कमी है, और उसको अगर गुंजाइश होगी सुधारने की तो उसको सुधारा जाएगा, नहीं तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर M फेज में अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, कि भैया आपने कानूनी अपराध किया, आप में कमी है, आप आगे नहीं जा सकते। डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं इसको। ये देखिए साइक्लिन इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स G2 फेज में है। ठीक है, CDC25 है, CD25 20C, CDK1 CDK2 साइक्लिन। ठीक है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स और इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है आपका चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। इनकरेक्ट स्पिंडल असेंबली प्रिवेंट द एडवांसमेंट इनटू एनाफेज। अगर स्पिंडल अच्छे से आपके बने नहीं है या अटैच नहीं हुए तो वो एनाफेज में नहीं भेजेंगे सेल को। द मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। यहाँ पर ये देखा जाता है कि स्पिंडल जो फाइबर हैं वो अच्छे से अटैच हुए हैं या नहीं हुए। इट हैज़ बीन रिसेंटली अंडरस्टूड दैट द प्रोटीन बी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है स्पिंडल चेक पॉइंट में, MED2। आपसे पूछ लिया जाएगा MED2 का काम क्या है, तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो होता है हमारा उसमें इसका काम है। ये क्या होता है, G1S G2M G2/M फेज में ये काम करता है। ठीक है, ये देखिए काइनेटिक इज नॉट अटैच्ड टू, अटैच टेंशन इज क्या हो जाएगी, एब्सेंट। MDM2 और MDM2 के साथ क्या है यहाँ पर CDC20 MDM2 आ जाएगा क्योंकि स्पिंडल फाइबर क्या है, थोड़ी कमी है यहाँ स्पिंडल फाइबर में। CDC20 और APC प्लस में BUB-R1 के साथ ये मिलके इनहिबिट कर देगा, एनाफेज को आगे नहीं जाने देगा। MED2 प्लस में APC CDC20 और उसके अलावा क्या है BUB-R1, ये इकट्ठे काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए चेक पॉइंट ऑफ कब होगा, ये अपना अच्छे से काम कर रहा है
MDM2 अलग है, BUB-R1 अलग, ऑल काइनेटोकोर अरेस्टेड, सारे के सारे काइनेटोकोर क्या है, अरेस्टेड, अच्छे से अटैच है, टेंशन इज क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो CDC20 APC सेक्योरिन आएगा, सेक्योरिन क्या कर देगा, इनका यूबिक्विटिनाइजेशन, सेपेरिन आएगा और इनको ट्रिगर कर देगा, एनाफेज को अलग करना स्टार्ट कर देगा सेपेरिन। ठीक है, अब उसके बाद क्या आती है, सेल साइकिल डिसरेगुलेशन एंड कैंसर। सेल साइकिल रेगुलेटर एंड कैंसर, CDK इनहिबिटर एंड कैंसर। सेल साइकिल डिसरेगुलेशन इज हॉलमार्क ऑफ ट्यूमर सेल। अब इसका क्या मतलब, अगर ये कह रहा है सेल साइकिल इरेगुलर होगी तो क्या हो जाएगी, ट्यूमर सेल बन जाएंगी। द एबिलिटी ऑफ नॉर्मल सेल टू अंडरगो सेल साइकिल आफ्टर डैमेज ऑफ DNA। ठीक है, नॉर्मल सेल अपनी जो नॉर्मल फंक्शन है उसको भूल जाती है। ठीक है, और किसको खोज करती है, कैंसर को खोज कर देती है। ठीक है, अब जो सेल साइकिल है, पाथवे ऑफ ट्यूमर सुप्रेशन, सेल साइकिल का जो ट्यूमर सुप्रेशन का पाथवे है उसमें क्या होता है, PRB होता है, एक की रेगुलेटर ऑफ प्रोग्रेशन, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं। तो कौन सा है सबसे पहला कौन सा है, PRB। और उसके अलावा क्या है, द गार्जियन ऑफ जीनोम, जिसको P53 बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेगा, गार्जियन ऑफ जीनोम के नाम से किसको जाना जाता है, तो P53 को जाना जाता है। ह्यूमन P53 म्यूटेशन हॉटस्पॉट एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए सबसे ज़्यादा जो कैंसर होती है P53 जीन की वजह से वो होती है लंग कैंसर। ठीक है, 56 इसकी होने की 56 गुंजाइश है। फिर होती है कोलोन कैंसर, फिर ओवेरियन। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, लंग कैंसर होती है इसकी म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो, सेल साइकिल रेगुलेटर एंड कैंसर। ये देखिए, साइक्लिन ए क्रोमोसोम फंक्शन कॉम्प्लेक्स विद CDK2 एंड 1 टू रेगुलेट एस फेज एंड GM। हमने देखा था DEAB ये सीक्वेंस थी, इसको याद रखो, G1S G2M। ठीक है, अब साइक्लिन ए है, अच्छा CDK कौन काम करेगा, 2 4 6 2 1 1 2 और 2 1, ये थी सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या थे हमारे, CDK थे। तो ये क्या कहेगा, जो साइक्लिन ए है किस फेज में काम करता है आपका, साइक्लिन ए काम करेगा आपका एस फेज में भी काम करेगा। ठीक है, और एम इसमें भी, एम G1 में भी G2 में भी काम करेगा। तो ये क्या कहेगा, जो कॉम्प्लेक्स है ये काम CDK2 काम करता है, रेगुलेट करता है एस फेज को और G2 को। ठीक है, अब यहाँ कैंसर किस वजह से होती है, कैंसर होती है आपकी ओवर एक्सप्रेशन, सब ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, अपने लिमिट से ज़्यादा ये एक्सप्रेस कर जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर क्योज कर देता है। ठीक है, साइक्लिन ए। ऐसे ही साइक्लिन बी ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिन बी क्या हो जाएगा, ओवर एक्सप्रेस। जैसे ही ओवर एक्सप्रेस होगा तो ब्रेस्ट कैंसर क्योज कर देगा। साइक्लिन D1 ओवर एक्सप्रेस हो गया तो क्या कर देगा, मल्टीपल ट्यूमर। साइक्लिन D2 ओवर एक्सप्रेस हो गया तो कोलेरेक्टल ट्यूमर। साइक्लिन ई ओवर एक्सप्रेस हो गया तो मल्टीपल ट्यूमर। CDK1 एक्सप्रेस हो गया तो ब्रेस्ट कैंसर। CDK4 ओवर एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो ये होगा ब्रेन ट्यूमर क्योज कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रोटीन है। ठीक है, CDK इनहिबिटर, इनसे क्या होती है, कौन कौन सी होती है, ये एक बार इनको आप पढ़ लेना, इतना ज़्यादा करने की वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा DNA कंटेंट एनालिसिस। अभी जो DNA का कंटेंट है उसको कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, DNA कंटेंट कैन बी मेजर्ड बाय फ्लोरोसेंट स्टेनिंग विच अलाउज द सेल टू डिफरेंशिएट इन G0 and G1 S and G2 as well as exhibit the emission of signal proportional to the amount of DNA. DNA content analysis typically performed on fixed or permeabilized cell using cell permeable nucleic acid dye or impermeable nucleic acid stain. The most common DNA binder used in colors blue। देखिए कैसे मेजर किया जाएगा कि DNA कंटेंट को हम कैसे मेजर करें कि कौन सी स्टेज में कितना DNA है। देखिए सबसे पहले G1 में था 2C DNA था, S फेज में गया डबल हो गया 4C, G2 में क्या है 4C है, M फेज में भी क्या है सेम 4C। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये था 2 था और इसमें डबल हो गया। ठीक है, और फिर ये इतना ही है, सेम ही है, सेम। ठीक है, ये सेम ही चल रहा है DNA। फिर ये आपका ग्राफ बनेगा। ग्राफ भी पूछा जा सकता है लेकिन न्यूमेरिकल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो उसके पूछने की चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, फ्लोरोसेंटली स्टेन डाई का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और सबसे जो करंटली यूज़ हो रही है कौन सी होगी, डापी का यूज़ करते हैं, और PI का। PI का मतलब होगा प्रोपाइडियम आयोडाइड, और डापी का फुल फॉर्म होगा UV एक्साइटेड डाई अमाइनो डिनोफिनाइल लिंडोल। डापी एंड PI प्रोपाइडियम आयोडाइड। ठीक है,
उसके अलावा क्या है यहाँ पर, बाईवेरिएट सेल साइकिल ऐसे साइक्लिन P1। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बाईवेरिएट सेल साइकिल ऐसे क्या है। बाईवेरिएट एनालिसिस ऑफ डीएनए कंटेंट एंड साइक्लिन, इसका यूज़ किया जाता है डीएनए कंटेंट और साइक्लिन को समझने के लिए, पता लगाने के लिए। अलाउइंग डिफरेंशिएशन बिटवीन G2 एंड G1 सेल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइटोटिक सेल को पहचानने के लिए, एंड मेजरमेंट रिलेटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ अदर इंट्रासेलुलर प्रोटीन को जानने के लिए। द सेल साइकिल ऐसे आर एप्लीकेबल टू मेनी एरियाज ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइंस रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कैंसर बायोलॉजी, एपोप्टोसिस एनालिसिस, ड्रग स्क्रीनिंग, मेजरिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ द सेल कल्चर इन बायोरिएक्टर में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन ऑफ टू मेथड, दो मेथड का कंपैरिजन है। Comparison of two methods, univariate classic method to use simple operation do not provide information on cell cycle kinetic, सेल साइकिल काइनेटिक पे हमें जानकारी नहीं देता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा देखिए बाईवेरिएट अलाउ डिफरेंशिएशन, हमें अलाउ करता है, मंजूरी देता है कि हम G0 और G2 में क्या कर सकें, पहचान सकें, उनमें डिफरेंस को पता लगा सकें। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव, ये बाईवेरिएट के क्या हो गए, गुण हो गए। तो ये सारा सेल साइकिल रेगुलेशन था। ठीक है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर इतनी मैं गारंटी लेता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीजीटी में क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से स्मार्ट स्टडी कर लेते हो ना, किसी के चक्करों में नहीं पड़ते हो, आपको इतना मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया गया है जितना आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। धन्यवाद।